चैप्टर 296। ये आपका बेटा है। जैसे ही ड्रैगन देव के पुनर्जीवित होने का समय करीब आया, निया के दिमाग में अचानक एक सवाल कौंधा। उसने तुरंत अपने हृदय झील से अघोरा को बाहर खींचा और उसे उठाकर ड्रैगन देव के सामने ले आई। ड्रैगन देव ने शक भरी नजरों से उस छोटे लड़के को देखा जो निया के हाथ में रखी स्टीम्ड बन की पोटली को बड़े मजे से कुतर रहा था। निया ने सीधा ड्रैगन देव की आंखों में देखते हुए कहा, ये आपका बेटा है। धड़ाम! ड्रैगन देव का जबड़ा जैसे जमीन पर गिर गया। तू बकवास मत कर! ड्रैगन देव चीख पड़े और तुरंत 3 कदम पीछे हट गए, दोनों हाथ सीने पर रख लिए जैसे दिल संभाल रहे हों। निया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। ये कैसा रिएक्शन था? क्या ये नहीं कहा गया था कि अघोरा, रुद्राक्ष और बाकी भयानक बिस्ट सब ड्रैगन देव के बेटे हैं? फिर ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? निया को पहले से ही अजीब लगा था। जब ड्रैगन देव और अघोरा उसकी हृदय झील में मिले थे, तब भी दोनों के बीच पिता पुत्र जैसा कोई भाव नहीं था, जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही न हों। निया ने गहरी सांस ली और बोली, ये अघोरा है। ड्रैगन देव ने उलझे हुए चेहरे से कहा, मुझे पता है ये अघोरा है, तू पहले भी बुला चुकी है। उसकी नजरों में साफ लिखा था, ये अचानक मेरा बेटा कैसे बन गया? वो मन ही मन परेशान था, अभी तक तो वो कुंवारा था। उसे बाप बनने का कोई इरादा नहीं था। निया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो ये आपका बेटा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ड्रैगन देव ने जोर से कहा, अभी तक मुझे कोई सही साथी भी नहीं मिला है। मैं बेटा कैसे पैदा कर सकता हूं? मैं बहुत साफ सुथरा हूं। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी, इज्जत पर बात आ गई थी। निया ने धीरे से अघोरा को उंगली से ठेला, जो अभी भी खाने में डूबा हुआ था। अघोरा, तुम्हारे पिता ड्रैगन देव हैं, है ना? अघोरा ने बिना सिर उठाए बस हल्का सा सिर हिला दिया। निया ने फिर ड्रैगन देव की तरफ देखा। देखो, तुम्हारा बेटा खुद मान रहा है। ड्रैगन देव तो जैसे सुन्न पड़ गया। मैंने सच में कभी कोई बेटा नहीं पैदा किया। 9 तो दूर की बात है। रुको, उसने अचानक कुछ याद करते हुए कहा, तुम उन प्राचीन भयानक बिस्ट की बात कर रही हो ना? निया ने सिर हिलाया। ड्रैगन देव ने गहरी सांस लेकर समझाना शुरू किया। सबसे पहले ये समझ लो, मैं अकेला ड्रैगन देव नहीं हूं। मुझसे पहले भी ड्रैगन देव थे। जब पिछले ड्रैगन देव का पतन हुआ, तब परम देव ने मुझे उनकी जगह चुना। निया एक पल के लिए चौंक गई। ओह! ड्रैगन देव जल्दी जल्दी बोला, तुमने अघोरा का असली रूप देखा है ना? वो हम ड्रैगनों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। उसका असली पिता मैं नहीं, बल्कि पहला ड्रैगन देव है। वो थोड़ा और जोश में आ गया। पहला ड्रैगन देव असली देव था, जन्म से देव। उसका शरीर आज के ड्रैगनों जैसा नहीं था। वो बिना पंखों वाला ड्रैगन था, बिल्कुल नील ड्रैगन जैसा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो लगभग चिल्ला ही पड़ा। निया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब समझ में आया। अब सारी बातें साफ हो गईं। इसीलिए अघोरा ड्रैगन देव को देखकर खुश नहीं हुआ था, क्योंकि ये उसका असली पिता था ही नहीं। ड्रैगन देव ने राहत की सांस ली। हाँ, बिल्कुल यही बात है। वो लगभग रोने की हालत में था, आज तो उसकी इज्जत जाते जाते बची थी। सोचो जरा, उसने कहा, अघोरा और बाकी सब हजारों साल से जी रहे हैं। जब वो पैदा हुए थे, तब मैं खुद बच्चा था। निया हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल उठने लगा। अगर ये असली ड्रैगन देव नहीं, तो फिर असली वाला आखिर कहाँ गया? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 297। अब वक्त आ गया है ड्रैगनों के पलटवार का। मिशन फेल होते ही अघोरा को साइड में फेंक दिया गया और वो आराम से फिर से खाना ठूंसने में लग गया। इधर सारे ड्रैगन पूरी तरह तैयार खड़े थे, बस ड्रैगन देव जी के आदेश का इंतजार कर रहे थे। निया ने ड्रैगन देव जी का नश्वर शरीर ड्रैगनों को सौंप दिया। अब जब 8 पंखों वाले स्वर्ण ड्रैगनों ने अपनी आंखों से देख लिया कि इन इंसानों का उनके ड्रैगन देव जी से कितना गहरा रिश्ता है, तो लंकेश से उन्हें सच्चाई भी पता चल गई कि यही इंसानी लड़की थी जिसने उनके ड्रैगन देव जी की आत्मा को जगाया था। उनके मन में जो पहले भेदभाव था,
वो एकदम राख बन गया। ड्रैगन देव जी से डांट खा चुके ये ड्रैगन अब पूरी तरह सुधर चुके थे। उन्होंने इंसानों के इस समूह को दिल से स्वीकार कर लिया, बल्कि निया के लिए उनके दिल में सच्ची कृतज्ञता पैदा हो गई। समारोह वाले दिन विहान जटायु जी, अंजलि जी, निया और बाकी सब घाटी के बीचों बीच आ खड़े हुए। निया के हाथ में ड्रैगन किंग का आदेश था, जिसमें ड्रैगन देव जी की आत्मा बसी हुई थी। जैसे ही उत्तर की घाटी के ड्रैगनों ने वो आदेश देखा, उनकी नजरों में उस इंसानी लड़की के लिए गहरा सम्मान भर गया। 10,000 सालों से जिसे वो ढूंढ रहे थे, वो ड्रैगन किंग का आदेश एक इंसान ने ढूंढ निकाला, और उसी ने ड्रैगन देव जी की आत्मा को जगा दिया। ये सोचकर ही उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। निया को खुद भी पता था, अगर अरसलान की मदद ना होती तो ये आदेश इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आता। छोटा सा नयन याग्नेश की गोद में था। उसकी नजरें सामने बने विशाल जादुई घेरे पर टिक गईं, और बीच में पड़े उस विशाल स्वर्ण ड्रैगन को देख वो उलझन में पड़ गया, जो हजारों सालों से सो रहा था। निया हल्का सा मुस्कुराई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब ड्रैगन देव जी पुनर्जीवित हो जाएंगे, तब हम नयन का खून भी बदल देंगे। नयन ने पलकें झपकाईं। कुछ समझा, कुछ नहीं, फिर भी सिर हिला दिया। निया आगे बढ़ी। चारों तरफ खड़े ड्रैगनों की नजरें उसी पर टिकी थीं। उसने अपने हाथ में पकड़ा ड्रैगन किंग का आदेश ऊपर उठाया। अचानक उसमें से एक पारदर्शी आत्मा बाहर निकली और हवा में तैरते हुए उस जादुई घेरे के ऊपर जा ठहरी। उसी पल घाटी में मौजूद सभी ड्रैगन एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। उनकी मुद्रा में श्रद्धा साफ झलक रही थी। वे अपने देव की आत्मा का स्वागत कर रहे थे। 12 8 पंखों वाले स्वर्ण ड्रैगन पहले से अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। वो जादुई घेरे के 12 बिंदुओं पर तैनात थे। उन्होंने अपनी उंगलियों को काटा और खून जमीन पर टपका दिया। उन खून की बूंदों से लाल रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी लंबी धारियों में बदल गई और 12 दिशाओं से बढ़ते हुए ड्रैगन देव जी के शरीर से जा जुड़ी, जो शरीर हजारों सालों से सोया हुआ था। अचानक उसमें हल्की सी चमक आने लगी। फिर धड़ाम, स्वर्ण रोशनी उस शरीर से फूटी, सीधा आसमान की तरफ भागी और हवा में तैर रही आत्मा से जा मिली। चारों तरफ तेज सुनहरी चमक छा गई और उसी चमक के बीच ड्रैगन देव जी की आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरी और अपने असली शरीर में समा गई। अगले ही पल गर्जना, ऐसी भयंकर दहाड़ गूंजी कि पूरी घाटी कांप उठी। सुनहरी रोशनी फट गई और उसके बीच से एक विशाल आकृति बाहर निकली। ड्रैगन देव जी वापस आ चुके थे। उसी पल घाटी में मौजूद सभी ड्रैगन एक साथ अपने असली रूप में बदल गए। हर तरफ से दहाड़ों की गूंज उठी। उनकी आवाजें मिलकर आसमान को हिला रही थीं। धरती कांप रही थी। हवा भारी हो गई थी। निया की आंखों में चमक थी। उसने सामने का नजारा देखते हुए धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है ड्रैगनों के पलटवार का। नयन के अंदर भी खून खौल उठा। अपनी जाति की ये गर्जना सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 1000 सालों से जो ड्रैगन मृत जीवों के हाथों दबे हुए थे, आज आखिरकार बदले का बिगुल बज चुका था। आसमान में खड़े ड्रैगन देव जी ने अपना मानव रूप लिया और सबके ऊपर नजर डालते हुए गूंजती आवाज में बोले, 10,000 सालों की नींद के बाद आज मुझे नया जीवन मिला है। अब से मैं तुम्हें नेतृत्व दूंगा और हम मिलकर उन मृत जीवों को मिटा देंगे जिन्होंने हमारे ड्रैगन महाद्वीप को रौंदा है। सभी ड्रैगनों ने एक साथ सिर झुका दिया और गूंजती आवाज में बोले, हमारे देव हमें मार्ग दिखाएं और हम मृत जीवों का अंत करें। घाटी में उनकी आवाजें देर तक गूंजती रहीं, जैसे खुद आसमान भी इस युद्ध का गवाह बनने को तैयार हो। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान होने वाला था, या आने वाले तूफान की शुरुआत अभी बस हुई थी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ
और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 298। अगर नहीं डर रहे हो तो ये आंसू किस बात के हैं? ड्रैगन देव के पुनर्जन्म ने पूरे उत्तरी क्षेत्र का सारा अंधेरा जैसे एक झटके में मिटा दिया। उनके नेतृत्व में सभी ड्रैगनों का खून उबाल मारने लगा, जैसे बरसों से दबा हुआ जोश अचानक बाहर फूट पड़ा हो। पुनर्जीवित होते ही ड्रैगन देव ने तुरंत नयन के लिए अपना कुछ खून देने की तैयारी शुरू कर दी। जब बाकी 8 पंखों वाले सुनहरे ड्रैगनों को इस बात का पता चला तो उनमें एक अलग ही जोश उमड़ पड़ा। सबके सब आगे बढ़कर नयन की मदद करने के लिए उतावले हो गए, जैसे कोई बड़ा सम्मान पाने का मौका मिल गया हो। लेकिन ड्रैगन देव ने उन्हें एक एक करके हाथ के इशारे से पीछे हटा दिया। उनकी नज़र में नयन बहुत खास था, और 8 पंखों वाले सुनहरे ड्रैगनों में उनके अपने खून की ताकत सबसे ज्यादा थी, तो जाहिर सी बात थी, उनका खून ही सबसे असरदार साबित होने वाला था। जैसे ही नयन को पता चला कि उसका सारा खून बदलना पड़ेगा, उसका चेहरा तुरंत उड़ गया। सच? सच में? मेरा पूरा खून बदलना पड़ेगा? नयन ने कांपती आवाज में निया की तरफ देखा। उसकी आंखें पानी से भरी हुई थीं, जैसे बस अभी रो पड़ेगा। हाँ, डर मत, कुछ नहीं होगा। निया ने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा, लेकिन उसके चेहरे की हालत देखकर साफ लग रहा था, बच्चा अंदर से पूरी तरह डर चुका है। मैं नहीं डर रहा। नयन ने होंठ भींचे, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। लेकिन उसकी हालत? आंखों से आंसू टप-टप गिर रहे थे। अरे भाई, अगर नहीं डर रहे हो तो ये आंसू किस बात के हैं? निया ने चुपचाप उसे देखा और मन ही मन एक लंबी सांस छोड़ी। यादनेश आगे बढ़ा, उसने नयन को अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसे शांत करने लगा, जैसे किसी छोटे बच्चे को मनाया जाता है। ये सच में ठीक रहेगा ना? ड्रैगन देव का चेहरा हल्का सा खिंच गया। उन्होंने नयन को देखा, जो रो रो कर लगभग बेहोश होने की हालत में था, और उनके मन में भी हल्की चिंता उठी। अगर खून नहीं बदला तो इसके शरीर में जो दानवी ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होगी, और ये कभी असली 8 पंखों वाला सुनहरा ड्रैगन नहीं बन पाएगा। निया ने भौहें सिकोड़ते हुए गंभीर आवाज में कहा। नयन की हालत भले ही दयनीय लग रही थी, लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। ड्रैगन देव ने गहरी सांस लेकर हामी भर दी। यादनेश नयन को अपनी बाहों में उठाकर घोंसले के अंदर ले गया। उसके पीछे पीछे ड्रैगन देव भी अंदर चले गए। मुझे लगता है वो बच्चा बहुत डर गया है, अंजलि जी ने हल्के दुख के साथ कहा। कुछ चीजें होती हैं जो उसे झेलनी ही पड़ेंगी। निया की आवाज इस बार पूरी तरह दृढ़ थी। खून बदलने की प्रक्रिया अंदर ड्रैगन देव और नयन के बीच शुरू हुई। नयन को अंदर छोड़कर यादनेश बाहर आ गया। थोड़ा टेंशन हो रहा है? निया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसने देखा, यादनेश की मुठ्ठियां कसकर भींची हुई थीं। हाँ, उसने धीरे से सिर हिलाया। इन दिनों वो नयन का ख्याल रख रहा था, और अब उनके बीच रिश्ता भी गहरा हो चुका था। निया ने उसे अजीब नजर से देखा। जब मैं नहीं थी, तब तुमने नयन से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर लिया? यादनेश ने उसे घूर कर देखा। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं जो बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ बांध ले? थोड़ा बहुत। मैं बहुत सीधा इंसान हूं, यादनेश ने पूरी गंभीरता से कहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा। पहले उसका खून बदलने दो, फिर आराम से उससे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। वाह, इतनी सीधाई देखकर तो मेरा दिल ही भर आया, निया ने नकली मुस्कान के साथ कहा। असल में ये साफ था, ये जनाब कब से मौका ढूंढ रहे थे नयन को अपने हाथ में लेने का। इतने दिनों की देखभाल सब उसी जुगाड़ का हिस्सा था,
ताकि नयन के दिल में उसके लिए अपनापन पैदा हो जाए। चलो फिर याद रखना, मुझे एक बढ़िया दावत चाहिए, निया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। पक्का? यादनेश हंस पड़ा। दोनों की ये चालाकी भरी बातें देखकर साफ था, सालों की दोस्ती ने इन्हें एक जैसा बना दिया था। दोनों ही चालाक, दोनों ही बेशर्म, और दोनों ही पूरी तरह तैयार नयन को अपने जाल में फंसाने के लिए। अगर कोई बाहर वाला देखता तो उसे लगता ये दोनों किसी मासूम लड़की को पटाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि घोंसले के अंदर जहां खून बदला जा रहा था, कुछ ऐसा होने वाला था जो सबकी उम्मीदों को हिलाकर रख देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 299 बदल गया खून। छोटे सुनहरे ड्रैगन नयन का खून बदलने का पूरा प्रोसेस पूरे एक दिन और एक रात तक चला। इस दौरान निया और यादनेश दरवाजे पर ही पहरा देते खड़े रहे। दोनों ने एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकी। तीसरे दिन की सुबह अचानक एक अनजान ड्रैगन की जबरदस्त आभा पूरे घोंसले में फैल गई। निया और यादनेश एकदम से चौकन्ने होकर खड़े हो गए। दोनों की आंखों में हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। हो गया सफल? यादनेश ने थोड़ा नर्वस होकर पूछा। निया ने हल्का सिर हिलाया। हो जाना चाहिए। हालांकि ड्रैगन देव थोड़ा सा भोला था, लेकिन आखिर वो एक ऊंचे दर्जे का देव था। उससे ऐसी गलती होना मुश्किल था। अगले ही पल अंदर से एक आकृति बाहर आई। दोनों ने एक साथ अपनी सांस रोक ली। अभी अभी जिंदा हुआ हूं और तुरंत इतना खून बहाना पड़ा। सच में ये नश्वर शरीर तो दिव्य शरीर के सामने कुछ भी नहीं। ड्रैगन देव साधारण अंदाज चलते हुए बाहर आया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ था। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि निया और यादनेश उसे घूर रहे हैं। वो तुरंत घबराकर 3 कदम पीछे हट गया। दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़ ली। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? उसने डरते हुए पूछा। निया ने भौहें चढ़ाई। नयन कहाँ है? तुम लोग मुझसे ऐसे बर्ताव करोगे? ड्रैगन देव का मूड तुरंत खराब हो गया। मैंने इतना खून दिया है और तुम लोग पूछ भी नहीं रहे कि मैं ठीक हूं या नहीं। उल्टा ऐसे बात कर रहे हो। लेकिन उसकी शिकायतों का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके पीछे से एक और आकृति धीरे धीरे बाहर आई। एक बेहद खूबसूरत, शानदार चेहरा, लंबा कद, हल्की सुनहरी आंखें और आंखों के कोनों में अभी भी आंसू के निशान। निया और यादनेश दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। नयन? निया ने थोड़ी अनिश्चितता से पूछा। वो हैंडसम लड़का सिर उठाकर उन्हें देखता है और अगले ही पल वो रोते हुए सीधा जाकर यादनेश के गले लग जाता है। धड़ाम! उस झटके से यादनेश सीधे पीछे दीवार से टकरा जाता है। निया का चेहरा तुरंत अजीब सा हो गया। नयन या ताकत पाने वाला नयन अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगा पाया। वो यादनेश के सीने में मुंह छुपाकर जोर जोर से रो रहा था। निया उन्हें देखती रही और उसके दिमाग में अजीब सा ख्याल आया। एक ठंडे चेहरे वाला लंबा लड़का और उसके सीने में रोता हुआ एक खूबसूरत लड़का। ये सीन इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ठीक है, ठीक है। यादनेश दर्द सहते हुए भी उसे धीरे धीरे सहला रहा था, जैसे पहले करता था। निया ने थोड़ा झुककर पूछा, दर्द हो रहा है? नयन ने सिर हिलाया, फिर शर्माते हुए ऊपर देखा। नहीं, दर्द नहीं, बस थोड़ा डर लग रहा था। उसके गाल हल्के लाल हो गए, चेहरा शर्म से झुक गया और वो और भी ज्यादा मासूम और आकर्षक लगने लगा। निया मन ही मन सोचने लगी, ये ठीक है क्या? नयन, अब कैसा महसूस हो रहा है? यादनेश ने खुद को संभालते हुए पूछा। बहुत अच्छा। नयन ने आंखें पोंछते हुए कहा। मेरे शरीर में जो ताकत है वो अब असली लग रही है, बिल्कुल स्थिर। खून बदलने की प्रक्रिया भले ही बहुत दर्दनाक थी, लेकिन उसका असर कमाल का था। अब वो पहले वाला कमजोर नयन नहीं रहा, जो हर समय दूसरों पर निर्भर रहता था। अब उसके अंदर एक असली 8 पंखों वाले सुनहरे ड्रैगन की ताकत जाग चुकी थी। लेकिन
क्या सच में सब कुछ इतना आसान था, या इस नई ताकत के साथ कोई अनजाना खतरा भी चुपचाप जाग चुका था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 300 परंपरा को आगे बढ़ाना। ड्रैगन प्रमुख जी, नयन अब कैसा है? निया ने उस शर्मीले नौजवान को देखा, फिर असली हालत जानने के लिए ड्रैगन प्रमुख जी की तरफ मुड़ी। ड्रैगन प्रमुख जी ने आराम से जवाब दिया, इसके शरीर से दानवी ऊर्जा पूरी तरह निकल चुकी है, लेकिन अभी अभी रिकवर हुआ है, इसलिए थोड़ा आराम करना पड़ेगा। पहले इसकी बढ़त उस दानवी ऊर्जा की वजह से रुक गई थी, और अब जब वो हट गई है, तो वैसे तो इसे अब तक एक वयस्क ड्रैगन होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये अपने किशोर चरण से तेजी से बड़ा होगा। चिंता मत करो, जल्दी ही परिपक्व हो जाएगा। निया ने हल्का सा सिर हिलाया। अब समझ आया कि नयन दिखने में यादनेश के आसपास उम्र का क्यों लग रहा था। ड्रैगन प्रमुख जी, क्या आप आगे चलकर नयन को ड्रैगन जाति के कौशल सिखा सकते हैं? उसके माता पिता अब नहीं हैं, और लंकेश तो सिर्फ सिल्वर ड्रैगन हैं। मुझे स्वर्ण ड्रैगन की तकनीकों की ज्यादा जानकारी नहीं है, और बाकी स्वर्ण ड्रैगन पर मुझे भरोसा भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ड्रैगन प्रमुख जी हंस पड़े, वैसे भी इस बच्चे के अंदर मेरा खून बह रहा है। हाँ, तुम्हारा खून मेरे शरीर में। निया के होंठ हल्के से फड़क गए। ये ड्रैगन प्रमुख जी कहीं सच में इसे अपना बेटा बनाने का प्लान तो नहीं कर रहे। असल में निया का अंदाजा बिल्कुल सही था। ड्रैगन प्रमुख जी, जिन्हें बच्चों को पालने का कोई अनुभव नहीं था, और जो अपनी ताकत के कारण कभी किसी मादा ड्रैगन के करीब भी नहीं गए थे, उन्होंने नयन के डरते समय चेहरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगले ही पल उन्होंने हाथ बढ़ाकर नयन को यादनेश की बाहों से उठा लिया और बड़े ठाठ से बाहर निकल पड़े, सीधे नरक जैसी ट्रेनिंग के लिए। बेचारा नयन ड्रैगन प्रमुख जी को देखते ही लगभग ट्रॉमा में चला गया। उसकी हल्की सुनहरी आंखों में आंसू भर आए, और वो यादनेश की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मदद की गुहार लगा रहा हो। लेकिन ये देखकर भी यादनेश ने बस चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे कुछ देखा ही ना हो। ड्रैगन प्रमुख जी उसे परेशान नहीं करेंगे, इतना टेंशन मत लो। निया मुस्कुराते हुए यादनेश के पास बैठ गई। फैंटम का सबसे शांत सदस्य आजकल काफी ज्यादा ही एक्टिव हो गया था। यादनेश ने निया की तरफ देखा, अगर जालिम जटायु और अघोरा को ट्रेनिंग के लिए ले जाए, तब भी तुम इतना शांत रहोगी? निया एक पल को चुप रह गई। उसे खुद याद था कि उस बड़े उस्ताद की ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होती है। अगर जटायु और अघोरा भी उसी हालत में आंसू भरी आंखों से उसे देखते। निया ने मन ही मन सोचा, शायद उसका दिल नहीं मानता उन्हें ऐसी ट्रेनिंग के लिए भेजने का। अभी तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया, और पहले से ही उसकी इतनी चिंता कर रहे हो। तुम्हारा नील ड्रैगन जानता है ये? निया ने भौं उठाकर यादनेश को देखा। साफ था, ये बंदा नयन को पाने का पूरा प्लान बना चुका है। यादनेश का चेहरा बिल्कुल ठंडा रहा। तुम्हें लगता है मैं इतने दिनों से नयन का ख्याल अकेला रख रहा था? निया की आंखें हल्की सी फैल गईं। मतलब? नील ड्रैगन खुद एक ड्रैगन है, यादनेश ने शांत स्वर में कहा। निया को हंसी भी आई और हैरानी भी हुई। उसने जटायु को पहले ही एक नानी बना दिया था, जो दिन भर छोटे फीनिक्स और मिनी ड्रैगन की देखभाल करता रहता था, और अब नील ड्रैगन भी उसी अच्छी परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। शुरुआत में नील ड्रैगन को बच्चों को संभालना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसका मालिक उसे बार बार बुलाता रहता था, शायद अलग तरह की ड्रैगन आभा महसूस करके। नयन को नील ड्रैगन में दिलचस्पी होने लगी। वो अपनी चमकती आंखों से अक्सर नील ड्रैगन को देखता रहता। और फिर बस वहीं से सब बदल गया। आखिरकार नील ड्रैगन उस मासूम और भले नयन के आगे हार गया। यादनेश तो यहां तक सोचने लगा था, अगर नील ड्रैगन या नयन में से कोई एक लड़की होता,
तो शायद दोनों की जोड़ी भी बन जाती और एक छोटा ड्रैगन भी पैदा हो जाता। लेकिन अफसोस, दोनों ही लड़के थे। और तभी दूर से नयन की घबराई हुई चीख फिर गूंजी, जैसे उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली हो। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 301 पुनर्जीवन को हटाया जा सकता है। जब नयन को ड्रैगन प्रमुख जी घसीटते हुए बाहर ले गए, तब जाकर निया को फुर्सत मिली और उसने तुरंत उस स्प्रिंग रोल प्रिंस मरकाल को बाहर खींच लिया। मरकाल अभी भी बेहोशी में था। पिछले कुछ दिनों से लंकेश ने उसे एक कोने में ठूंस-कर छोड़ दिया था। अगर निया उसे बाहर ना निकालती तो शायद सब उसे भूल ही जाते। गुफा में बाकी सब लोग भी इकट्ठा होकर बैठ गए। निया ने उंगलियां चटकाईं। टप, और धीरे धीरे मरकाल की आंखें खुल गईं। वो धीरे से उठकर बैठ गया। उसकी नजर सामने थी, लेकिन उसमें कोई फोकस नहीं था। चेहरा पूरी तरह खाली, जैसे आसपास क्या हो रहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मरकाल, निया ने हल्की आवाज में पुकारा। उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन निया की आवाज सुनते ही उसका शरीर हल्का सा कांप गया। ड्रैगन कब्रिस्तान में जो हड्डियों वाले ड्रैगन हैं, उन्हें फिर से जिंदा करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? निया ने धीरे से पूछा, अपने श्राप को गाइड बनाते हुए। ड्रैगन प्रमुख जी के वापस आने से ड्रैगन जाति का हौसला तो फिर से खड़ा हो गया था, लेकिन आने वाली लड़ाई मृत जीवों और अरसलान के खिलाफ के लिए उन्हें अभी भी वक्त चाहिए था। निया को ये समय हर हाल में खरीदना था, और इसके लिए मरकाल सबसे सही मोहरा था। आधा महीना मरकाल ने श्राप के असर में सीधा जवाब दिया। निया की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगर उन हड्डी वाले ड्रैगन को जिंदा कर दिया तो क्या उन्हें फिर से शांति दी जा सकती है? निया को मरे हुओं की शांति भंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मरकाल ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए कहा, पुनर्जीवन को हटाया जा सकता है, लेकिन एक बार हटाने के बाद उन कंकालों को फिर से कभी मृत जीव बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हटाया जा सकता है। निया, सिद्धार्थ और बाकी सबने एक दूसरे की तरफ देखा। कैसे? निया ने तुरंत पूछा। जिस मृत जीव ने उन्हें जिंदा किया है, वही उनकी आत्मा की जंजीर को काटे। फिर मरकाल बोलता गया, छोटी निया, तुम क्या करने की सोच रही हो? विहान जी ने निया के चेहरे को ध्यान से देखा। उन्हें अंदाजा हो गया था उनकी बेटी के दिमाग में फिर कोई चाल चल रही है। निया ने गहरी सांस ली। अगर ड्रैगन प्रमुख जी उत्तर के ड्रैगनों को लेकर पलटवार करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें इन ड्रैगनों की ताकत बढ़ानी होगी। 1000 साल से ये लोग बिखरे हुए हैं। अगर अभी सीधे युद्ध में कूद गए तो भारी नुकसान होगा। वो थोड़ी देर रुकी, फिर उसकी आंखों में चालाक चमक उभरी। इसलिए मैं समय खींचना चाहती हूं। अभी मरकाल हमारे हाथ में है, तो मृत जीव ड्रैगन कब्रिस्तान के ड्रैगनों को जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसे यहीं बंद रखेंगे तो वो लोग बेचैन हो जाएंगे, और अगर उन्हें मरकाल नहीं मिला तो उनका ध्यान उत्तर की तरफ जाएगा। उस वक्त सिर्फ अरसलान ही नहीं होगा, और भी खतरे खड़े हो जाएंगे। गुफा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। निया की आवाज और ठंडी हो गई। अगर उन्हें शक हुआ कि मरकाल का गायब होना उत्तर से जुड़ा है, तो वो जल्द से जल्द ड्रैगन कब्रिस्तान के ड्रैगनों को जिंदा करने की कोशिश करेंगे ताकि उसे बचा सकें। विहान जी ने गंभीर होकर सिर हिलाया।
तो तुम्हारा प्लान? निया की आंखों में चमक और गहरी हो गई। मैं मरकाल को वापस भेजूंगी ताकि वो खुद समय खींचे। सब चौंक गए। जब हम मृत जीवों की आत्मा को आजाद कर सकते हैं तो क्यों ना मरकाल को ही मृत जीवों के शहर वापस भेज दें? वो खुद ड्रैगन कब्रिस्तान के कंकालों को जिंदा करेगा और फिर खुद ही उस लिंक को काट देगा ताकि वो हमेशा के लिए शांति पा सके। निया ने गहरी सांस छोड़ी। एक बार कंकाल जिंदा हो गए तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही एक तरीका है जिससे ड्रैगनों की शांति बचाई जा सकती है। तुम्हें पूरा भरोसा है? विहान जी ने भौहें सिकोड़ ली। अगर तुम्हारा लगाया हुआ श्राप पकड़ा गया या किसी तरह टूट गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। निया ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें सिकोड़ ली। मैं खुद मरकाल के साथ जाऊंगी मृत जीवों के शहर तक ताकि श्राप सही से काम करता रहे। तुम फिर से वहां जाओगी? ये बहुत खतरनाक है। निया ने बिना डरे सीधा जवाब दिया। जोखिम उठाए बिना कुछ हासिल नहीं होता और मुझे अपनी हदें पता है। उसकी आंखों में अब वही पुरानी जिद और आग जल रही थी और शायद इस बार वो सीधे दुश्मन के दिल में कदम रखने वाली थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 302। तो मतलब मैंने तुम्हारी विरासत ली। अगले कुछ दिनों तक निया लगातार मरकाल पर और भी श्राप चढ़ाती रही। उसका हर कदम बहुत सोच समझकर था, क्योंकि उसे मरकाल से वही करवाना था। ड्रैगन कब्रिस्तान के ड्रैगनों को जिंदा करने के बाद सब मृत जीवों की नजरों के सामने ही आत्मा की कड़ी तोड़ दे। जरा सी भी गलती और पूरा खेल खत्म। इसी डर से निया हर बार बेहद सावधानी से श्राप डालती रही। इसी दौरान उसे एक और बात का एहसास हुआ। जैसे ही उसके अंदर का ड्रैगन खून पूरी तरह जागा, उसके शरीर की जादूगरी और शारीरिक साधना दोनों ही जबरदस्त तरीके से बढ़ गई थीं। अब वो संत स्तर के जादूगर के करीब पहुंच चुकी थी। ये महसूस होते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर मेरे सारे खून की शक्तियां जाग जाएं, तो क्या मैं सीधे देव स्तर तक पहुंच सकती हूं? निया खुद ही कल्पना करने लगी। भले ही इंसानी ताकत और असली देवों के बीच अभी भी फर्क था, लेकिन अगर वो उस स्तर तक पहुंच गई तो कम से कम दानवों का सामना करते वक्त उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आखिरी देवदानव युद्ध के बाद न सिर्फ इंसान बल्कि बाकी सभी जातियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अनगिनत शीर्ष योद्धा मारे गए और उनके साथ ही उनकी पूरी पीढ़ियां भी खत्म हो गईं, जिससे कई शक्तिशाली परंपराएं हमेशा के लिए खो गईं। उसके बाद सभी जातियों की तरक्की जैसे थमसी गई। बिना बड़े मार्गदर्शकों के पिछले 10,000 सालों में हर जाति के टॉप स्तर के योद्धा बेहद कम हो गए। 3 साल बाद दानवों के साथ होने वाली जंग सच कहें तो ज्यादा उम्मीद वाली नहीं लग रही थी। देव गिर चुके थे, शक्तिशाली लोग कम हो गए थे, तो क्या अब भी वो दानव जाति का सामना कर पाएंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। निया बस यही उम्मीद कर सकती थी कि सितारा महल वाले कुछ और ताकतवर योद्धा तैयार कर दें, क्योंकि दानवों के खिलाफ लड़ाई में दूसरे स्तर से नीचे वाले योद्धा लगभग बेकार थे। कोई दिक्कत नहीं होगी। जालिम उसके पास खड़ा था। इन दिनों वो अक्सर अपने असली रूप में ही सामने आता था। निया ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा झिझकते हुए बोली, जालिम, एक बात पूछनी थी मुझे हमेशा से। भाई सिद्धार्थ जी ने कहा था कि मेरे अंदर 8 जातियों का खून है। तो वो थोड़ी देर रुकी। देवों का खून?
उसकी नजरें जालिम पर टिक गईं। आखिर जालिम ही वो इकलौता देव था जो उन काले जादू वालों के हाथ लगा था, और जो ताकत उसके अंदर आई वो भी उसी से आई थी। लेकिन जालिम तो उसके अंदर समाया नहीं था। तो क्या सच में उसे देव जाति की विरासत मिली थी? जालिम ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा और धीरे से बोला, जब से तुम पैदा हुई हो मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में रह रही है। भले ही तुम मेरी पूरी ताकत को अपने अंदर नहीं ले सकती, लेकिन मेरी आत्मा का एक हिस्सा तुम्हारी आत्मा पर छाप छोड़ चुका है। जो दिव्य शक्ति मैंने तुम्हें दी है वही धीरे धीरे उन निशानों को जगाएगी। इसलिए तुम्हारे अंदर सच में देव जाति की शक्ति है। निया चुप हो गई। तो इसका मतलब बोयान का प्रयोग लगभग सफल हो गया था। लेकिन ये सफलता पूरी तरह जालिम की वजह से थी। अगर जालिम ने अपनी दिव्य शक्ति उसे ना दी होती तो चाहे वो उसकी आत्मा में कितना भी समय रहता, वो निशान कभी जागते ही नहीं, और बिना जागे वो ताकत कभी उसकी बन ही नहीं सकती थी। निया ने हल्का सा अजीब सा चेहरा बनाते हुए पूछा, तो मतलब मैंने तुम्हारी विरासत ली? खून? ये कहते हुए उसे खुद ही अजीब लगा। आखिर खून तो परिवार वालों के बीच होता है, तो फिर उसका और जालिम का रिश्ता क्या हो गया? जालिम ने उसकी उलझन समझ ली। उसने धीरे से सिर हिलाया। ये सिर्फ ताकत है, खून नहीं। उसकी आवाज शांत लेकिन साफ थी। देवों के बीच खून जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि देव किसी मां से जन्म नहीं लेते। निया की आंखें हल्की सी फैल गईं, और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है वो इंसानों का नहीं, कुछ और ही बनने की राह है। और आगे उस राह पर उसका इंतजार क्या कर रहा है, ये सोचकर ही दिल में हल्की सिहरन दौड़ गई। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। चैप्टर 303 मतलब बिना दर्द के छोटे छोटे बच्चे मां से पैदा नहीं होते। निया की आंखें झट से फैल गईं। देव ना मां से जन्म लेते हैं ना अंडे से, तो फिर आते कहां से हैं? जालिम ने शांत आवाज में समझाना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ एक ही देव था, परम देव। बाकी सारे देव उसी के द्वारा बनाए गए। आखिरी मंदिर के जीवन कुंड में परम देव ने अपनी शक्ति से देव जाति का शरीर तैयार किया। फिर उसमें आत्मा डाली गई और वो असली देव बन गए। निया ध्यान से सुन रही थी। जालिम आगे बोला, देवों की आत्माएं इस दुनिया की अलग अलग जातियों से आती हैं। जो आत्माएं सबसे श्रेष्ठ होती हैं उन्हें मरने के बाद परम देव चुनता है और फिर उन्हें नए जीवन के साथ देव बना दिया जाता है। लेकिन पुनर्जन्म के बाद वो अपनी पुरानी सारी यादें भूल जाते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। निया हल्का सा सन्न रह गई। मतलब देव पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। दुनिया की सबसे शुद्ध आत्माओं को चुनकर उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी जाती है, दुनिया की रक्षा करने की। जालिम ने आगे कहा, पहले देवों का समूह परम देव ने खुद बनाया था। उसके बाद बाकी शक्तिशाली देव मिलकर नए देव बनाते हैं। जब कोई देव घायल होता है तो वो जीवन कुंड में जाकर ठीक होता है, और उस दौरान वो नया देव नहीं बना सकता। निया ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसे समझ आया, देवों की संख्या इतनी कम क्यों है। एक तो उनका ठीक होने का समय बहुत लंबा होता है, और दूसरा ऐसी आत्माएं बहुत कम होती हैं जो देव बनने के लायक हों। हर एक देव
परम देव और ऊंचे स्तर के देवों द्वारा चुना गया होता है। सिर्फ सबसे शुद्ध और निस्वार्थ आत्माएं ही इस स्तर तक पहुंच पाती हैं। जालिम थोड़ा रुका, फिर बोला, ज्यादातर मामलों में ये आत्माएं मरने के बाद ही देवभूमि में लाई जाती हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे ड्रैगन प्रमुख जी। उन्हें मरने से पहले ही देवों ने चुन लिया था। निया ने गहरी सांस ली। मतलब, देवों की कमी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें जिंदा आत्माओं को भी सीधे बुलाना पड़ा। जालिम की आवाज फिर गूंजी, देवों के बीच प्रेमी जैसी कोई चीज नहीं होती। बस नर देव और मादा देव अपनी शक्ति मिलाते हैं और एक नया देव पैदा करते हैं। नर देव की शक्ति बहुत प्रबल होती है, जिसे नया देव सह नहीं पाता। इसलिए मादा देव की कोमल शक्ति उसे संतुलित करती है। सिर्फ परम देव ही अकेले बिना किसी मदद के नया जीवन बना सकता है। निया अब पूरी तरह से चुप थी। उसकी सारी पुरानी धारणाएं पूरी तरह टूट चुकी थीं। ना कोई असली रिश्ता, ना कोई जन्म देने की पीड़ा। बस शक्ति दो और नया जीवन तैयार। ये सब उसे थोड़ा अजीब, थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। देव जाति में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। जालिम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसलिए नए देव बनने की रफ्तार भी बहुत धीमी है। हम्मा। निया ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। अगर ऐसा है, तो अगर वो और जालिम, तो क्या वो भी? जीवन कुंड से उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया। मतलब, बिना दर्द के छोटे छोटे बच्चे सीधे तैयार। निया की सोच अब पूरी तरह भटक चुकी थी। वो तो आगे का पूरा सीन सोचने लगी। कैसे वो आराम से बैठी है और उसके आसपास छोटे छोटे गोलमटोल बच्चे खेल रहे हैं। अचानक चटाक, एक ठंडी उंगली ने उसके गाल को हल्के से दबाया। आ! निया झटके से हकीकत में लौटी। सामने देखा, जालिम उसे एक अजीब, गहरी नजर से देख रहा था। क्या हुआ? निया हकलाते हुए बोली। चेहरा और भी लाल हो गया। इतनी छोटी उम्र, और ये क्या सोच रही थी वो? जालिम थोड़ा झुका। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। तुम जिस तरीके से नया जीवन लाना चाहो, मैं उसका सम्मान करूंगा। निया की आंखें एकदम गोल हो गईं और दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये बात अब सिर्फ ताकत या देव बनने तक सीमित नहीं रही। कुछ और भी बदल रहा है, बहुत गहराई में। और शायद अगला कदम उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा होने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 304। हमारे बच्चे ऐसे नहीं आने चाहिए दुनिया में। सम्मान करोगे उस तरीके का जिससे मैं बच्चे पैदा करूं? निया ने जालिम की गहरी, सोच भरी आंखों में देखा और उसके दिल में अजीब सा झटका लगा। ये मजाक नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अचानक उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी झिझक फैल गई। अगर वो सही समझ रही है, तो इंसानों में बच्चे पैदा करने का तरीका तो पहले वो, फिर उसके बाद। निया का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। ये जालिम इतना सीधा दिखता है, पर अंदर से इतना भी सीधा नहीं है। हाँ, जालिम ने बिना उसकी हालत समझे पूरी गंभीरता से जवाब दिया। निया ने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे बिल्कुल भी मन नहीं था इतने भारी और शर्म वाले टॉपिक पर बात करने का। लेकिन
अभी वो मुड़ी ही थी कि जालिम का हाथ आगे बढ़ा और उसने हल्के से उसका चेहरा पकड़कर वापस अपनी तरफ घुमा दिया। निया की सांस अटक गई। जालिम की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। देवों की आत्माएं पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे बच्चे इस दुनिया में हमारे जरिए आए। निया एकदम चौंक गई। उसने हैरानी से जालिम को देखा तो ये जिद देवों की आत्मा वाली बात की वजह से थी। मुझे ये जरूरी नहीं कि वो बहुत महान हो। जालिम की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी, बस वो हमारे हों। निया का दिल हल्का सा कांप गया। हाँ, देव बनने वाली आत्माएं भले ही बहुत श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन उनमें अपना खून, अपना रिश्ता, वो अपनापन नहीं होता। निया ने धीरे से सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। उसकी आवाज नरम थी। हमारे बच्चे ऐसे नहीं आने चाहिए दुनिया में। जालिम के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल वो थोड़ा झुका और उसने निया के होंठों पर हल्का सा चुंबन दिया, जैसे उसकी समझदारी की तारीफ कर रहा हो। अरे! निया का चेहरा और लाल हो गया। इतने समय से साथ होने के बाद भी वो अभी भी ऐसे पलों में पूरी तरह घबरा जाती थी। और जालिम ने धीरे से कहा, हमारे बच्चे जरूर सबसे बेहतरीन होंगे। वो तो पक्का है। निया की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। मेरी बुद्धि और इसकी ताकत। अगर बच्चा जबरदस्त नहीं हुआ तो फिर क्या ही हुआ। वो पूरी शिद्दत से मान चुकी थी कि उसका बच्चा दुनिया हिला देगा, लेकिन निया को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो कब धीरे धीरे जालिम की बातों में आकर बच्चे पैदा करने वाली बात को स्वीकार कर चुकी थी। और अब तो वो ये भी सोचने लगी, लड़का हो या लड़की, कौन ज्यादा अच्छा रहेगा। उधर जब निया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, दूसरी तरफ छोटा स्वर्ण ड्रैगन बुरी तरह पिस रहा था। ड्रैगन प्रमुख दशरथ जी की ट्रेनिंग में थोड़ा और जोर लगा सकते हो या नहीं? प्रमुख जी एक बड़े पत्थर पर खड़े थे, चेहरे पर सख्ती, आंखों में तेज। तुम स्वर्ण ड्रैगन हो, कोई साधारण ड्रैगन नहीं। ये क्या ताकत दिखा रहे हो? कढ़ाई कर रहे हो क्या? उनकी आवाज गूंज रही थी और सामने छोटा स्वर्ण ड्रैगन पसीने से लथपथ था। सांसें तेज, शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो गिरकर बार बार उठ रहा था। पास ही छुपकर खड़ा केशव सब देख रहा था। उसने अपना आस्तीन दांतों से दबा लिया। आंखों में दर्द था। प्रमुख जी बहुत सख्त हैं। क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि हमारे छोटे महाराज कितने थक चुके हैं? 2 दिन, 2 रात, एक पल का भी आराम नहीं। अगर सामने कोई और होता तो केशव कब का दौड़कर बीच में आ जाता और अपने छोटे महाराज को उठाकर ले जाता। लेकिन सामने खुद ड्रैगन प्रमुख जी खड़े थे। वो कुछ नहीं कर सकता था, बस चुपचाप देख सकता था कैसे छोटा स्वर्ण ड्रैगन हर बार गिरकर फिर से उठता है और कांपते शरीर के साथ एक के बाद एक हमला करता रहता है। और शायद ये निर्दयी लगने वाली ट्रेनिंग ही उसे उस ताकत तक ले जाने वाली थी जहां से वापस लौटना किसी के बस की बात नहीं होगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 305। जनरल सालार जी सही कह रहे हैं। मरकाल पर लगे हुए श्राप को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया था। उसके बाद निया ने भेस बदलने का पोषण इस्तेमाल करके खुद को यारू के रूप में बदल लिया। इस बार जटायु वापस निया के शरीर में समा गया और उसके साथ ही निकल पड़ा।
दूसरी तरफ जनरल सालार तो जैसे पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। उसने सारे मृत जीवों को इकट्ठा कर लिया और पूरे ड्रैगन महाद्वीप में चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन फिर भी मरकाल का कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि अरसलान ने भी ड्रैगनों को खोज में लगा दिया, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। सालार हॉल में बैठा था। उसका पहले से ही धूसर चेहरा अब और भी ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी युवराज मरकाल जी का कोई निशान नहीं मिला। अब सिर्फ एक ही संभावना बचती है, उन्हें उत्तर के ड्रैगनों ने पकड़ लिया है। अरसलान एक तरफ बैठा हुआ बोला, उसकी नजरें सालार पर टिकी थी। मौजूदा हालात वही थे जो वो सबसे ज्यादा चाहता था। भले ही उसे यकीन न हो कि मरकाल सच में उत्तर के ड्रैगनों के हाथ लगा है, लेकिन अब सालार के पास उत्तर से युद्ध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमारी मौजूदा ताकत के साथ उत्तर से टक्कर लेना आसान नहीं होगा। चूंकि हमें युवराज मरकाल जी का कोई पता नहीं चल रहा, तो ड्रैगन कब्रिस्तान पर कार्रवाई तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं हड्डी वाले ड्रैगनों को जिंदा करके ही हमारे पास इतनी ताकत आएगी कि हम उत्तर पर हमला कर सकें और युवराज को बचा सकें। मरकाल के गायब होने की वजह से उत्तर पर हमला टलता जा रहा था और अरसलान अब साफ तौर पर अधीर हो चुका था। सालार ने भौहें सिकोड़ी ही थी कि तभी शाही खानदान के लोग बीच में कूद पड़े। हमारे परम देव ने पहले ही आदेश दिया था कि ड्रैगन कब्रिस्तान के ड्रैगनों को खुद युवराज ही पुनर्जीवित करेंगे। अब जब युवराज यहाँ नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कैसे ये काम कर सकते हैं? असल में सालार से भी ज्यादा बेचैन यही शाही लोग थे। ड्रैगन महाद्वीप में उनकी एकमात्र ताकत मरकाल था। उसके गायब होते ही उनकी हालत अजीब सी हो गई थी, और सालार तो उनकी बात मानने वाला भी नहीं था। अगर अभी ड्रैगनों को जिंदा कर दिया गया, तो सबसे बड़ा फायदा सालार को ही मिलता, और ये बात वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। अरसलान ठंडी हंसी हंस पड़ा। अभी भी जिद पकड़े बैठे हो? तुम्हें अपने युवराज की जरा भी चिंता नहीं है क्या? मैं साफ कह रहा हूँ, उत्तर के ड्रैगन मृत जीवों से नफरत करते हैं। अगर मरकाल उनके हाथ में ज्यादा देर रहा, तो बाद में उसे सही सलामत वापस ला पाओगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज के लिए ऐसा अशुभ बोलने की? शाही लोग गुस्से से फट पड़े। बस सालार ने जोर से दहाड़ लगाई और पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। उसने ठंडी नजरों से सबको देखा और बोला, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन अभी सबसे जरूरी है युवराज मरकाल जी को बचाना। मैं वादा करता हूँ, यहाँ मौजूद हर उच्च स्तर के मृत जीव को 2 से 3 उच्च स्तर के ड्रैगन पुनर्जीवित करने का अधिकार मिलेगा। इस तरह तुम्हारे पास भी परम देव को जवाब देने के लिए कुछ होगा। सालार की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अच्छी तरह पता था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसका प्रस्ताव सुनते ही शाही लोगों का विरोध हवा हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा लालच था। असल में तो परम देव की योजना थी कि सारे ड्रैगन सिर्फ मरकाल द्वारा ही जिंदा किए जाएं, ताकि उन्हें कुछ भी न मिले। इसलिए रास्ते भर ये लोग मरकाल को खुश करने में लगे हुए थे, ताकि शायद वो उन्हें कुछ ड्रैगन दे दे। लेकिन अब जब सालार खुद इतना बड़ा मौका दे रहा था, तो भला वो क्यों मना करते? जनरल सालार जी सही कह रहे हैं। अभी सबसे जरूरी है युवराज मरकाल जी को बचाना। सबने तुरंत अपना सुर बदल लिया। वैसे भी अगर बाद में परम देव ने सवाल किया, तो सारा दोष सालार पर डालना उनके लिए कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये फैसला आगे चलकर पूरे ड्रैगन महाद्वीप की किस्मत ही बदलने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना।